डियर एवरीवन, हाउ इज इट गोइंग। मैं रुपिंद्र सचिन कड़ीवाल वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर, दैट इज़ केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। और क्या कह रहे हो, अब नाम चेंज हो गया, सेजी फाउंडेशन हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है भाई। सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको सर्च करने में दिक्कत ना है। तो आज हम क्या करने वाले हैं भाई, हमें स्टार्ट किया था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और ऑलमोस्ट सारे पार्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। हमने इसे 4 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। तो पार्ट 4 भी अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने स्टडी किया था मेनली सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में, राइट। तो सेल ऑर्गेनेलिज पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वहाँ से आपने बहुत सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन बनेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। थोड़ा वॉइस के लिए थोड़ा सा रहेगा आज बेटा, थोड़ा वॉइस मेरी अच्छी नहीं है आज, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हु डिस्कवर्ड द सेल एंड हाउ। तो सेल किसने डिस्कवर किया था और कैसे डिस्कवर किया था, तो दोनों आंसर करने हैं। तो रॉबर्ट हुक, हाँ जिसे मेरा एक स्टूडेंट बोलता था हुकी, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। अच्छा 65 में तो उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, बट कैसे किया था। ही टुक स्पेनिश oak tree and took a slice of it under self-made primitive microscope। और जब उसने माइक्रोस्कोप में से देखा तो वो क्या देखता है, मतलब जब उसने जो ओक ट्री की जो स्लाइस ली थी, उस स्लाइस में से देखा माइक्रोस्कोप में, तो उसे क्या दिखा। ही ऑब्जर्व the structure look like honeycomb, मधुमक्खी के छत्ते जैसा लग रहा था। in which there are small compartment। अच्छा कंपार्टमेंट से बच्चों को कुछ और ही याद आता है। कंपार्टमेंट का मतलब बॉक्स भी होता है, जिस कंपार्टमेंट का मतलब रूम भी होता है। स्मॉल कंपार्टमेंट कॉल्ड रूम्स और सेलुला, जिसको उसने नाम दिया था सेलुला या सेलुलस। तो इस तरीके से बेटा सेल डिस्कवर्ड हुआ था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है आपका, कि सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बेटा, जितना भी बॉडी डिज़ाइन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो सारा किससे बना है, सेल से बना है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट। सो all living beings are made up of cells, hence cell is structural unit of life। बट अगर हम बात करते हैं फंक्शनल यूनिट के बारे में बात करते हैं, तो फंक्शनल यूनिट कैसे है। तो कहते हैं बेटा, जितने भी हमारे सेल्स के मतलब हमारे सेल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं, तो उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर है और डिफरेंट फंक्शंस हैं, राइट। सो सेल्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दैट ऑर्गेनाइज इनटू अ सिस्टम। वो एक सिस्टम को ऑर्गेनाइज करता है, और इस सिस्टम के अंदर क्या क्या काम होता है, which perform certain function। certain का मतलब है हर एक सेल का, एक पार्ट का, एक ऑर्गेनेलिज का एक डिफरेंट फंक्शन है। certain function like, अब सेल के अंदर क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट वन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, एंड लास्ट वन सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। तो जितने भी सारे के सारे फंक्शन हैं, वो सारे के सारे सेल के अंदर ही परफॉर्म होते हैं। सेल में एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है, वो ऑर्गेनाइज सिस्टम एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, राइट। तो इसीलिए सेल को हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल्स के अंदर, यानी बॉडी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा, वो सारे के सारे कौन परफॉर्म कर रहा है, सेल कर रहा है। चाहे वो आपका प्रोटीन सिंथेसिस का है, लिपिड फॉर्मेशंस का है, ठीक है, और आपके पावर हाउस जैसे माइटोकॉन्ड्रियाज बना रहे हैं। तो जितने सारे फंक्शन है सेल के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं, तो सेल को हम कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो अ
इट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट। बिकॉज क्यों बोलते फंक्शनल यूनिट? बिकॉज इट परफॉर्म्स ऑल नेसेसरी फंक्शंस, इट परफॉर्म ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज या नेसेसरी फंक्शन फॉर बॉडी। बॉडी के जितने भी नेसेसरी फंक्शन है वो सारे के सारे परफॉर्म कर रही है सेल। वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जामिनर जब भी आपको क्वेश्चन देता है तो इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन डेफिनेटली देगा, मतलब हर क्वेश्चन के बारे में मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये इंटरनल क्वेश्चन है, इसमें जिसने मेरा सेकंड पार्ट देखा वो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का, वो इसका आंसर डायरेक्टली एक ही बार में कर देगा। मैं बेटा हर बार बोल रहा हूँ, पूरा डीप पढ़ाया जा रहा है, डीप कंसेप्ट के साथ बताया जा रहा है, तो हर एक वीडियो को अच्छे से देखिए, वहाँ से क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे आपके। चलिए सेकंड क्वेश्चन कहता है हाउ डू द सब्सटेंस लाइक CO2 एंड द वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। बॉडी के अंदर वाटर का और द CO2 गैस है, उनका ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। तो अगर हम सेकंड वीडियो को रिकैप्चुलेट करते हैं तो मैंने उसमें एक वर्ड कराया था, आपको एक टॉपिक करवाया था, डिफ्यूजन। और वो क्या होता है? डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग of gas and liquid from high concentration to low concentration, low concentration। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या कहते हैं कि डिफ्यूजन का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मिक्सिंग होना या इंटर मिक्सिंग ऑफ टू काइंड ऑफ पार्टिकल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इंटर मिक्सिंग ऑफ two type of substance, two types of substance। लाइक जैसे मैंने आपको परफ्यूम के बारे में बताया था, तो परफ्यूम एक सब्सटेंस होता है, जब उसको प्रेस करते हैं तो वो स्प्रिंकल हो जाता है एनवायरनमेंट में, ठीक है, पूरी खुशबू फैल जाती है, हाँ, ठीक है ना, तो वो आपका डिफ्यूजन होता है। तो ऐसे ही डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ चलता है बेटा? हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ चलेगा। अब जैसे हाई कंसनट्रेशन की बात करते हैं तो बोतल के अंदर कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, बाहर एरोमा जो फ्रेगनेंस थी वो कम थी, तो कंसनट्रेशन आउट से इन से आउट की ओर चली गई, ठीक है। अब आपका और एग्जांपल अगर इसकी बात करते हैं तो बेटा रेस्पिरेशन प्रोसेस, मैंने आपको बताया था, रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो CO2 प्रोड्यूस होती है वो CO2 बॉडी के इन होती है और वो आउट कैसे जाती है? थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस, ये याद रखना आपको। अच्छा, दूसरा पार्ट की बात करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे चलते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने एक और बताया था आपको प्रोसेस, ऑस्मोसिस। इट इज अ प्रोसेस of transporting a liquid या flowing of liquid कह लीजिए, यहाँ पे solvent कह सकते हैं हम, solvent molecules from low concentration of solute। ये याद रखना बेटा, solute की जहाँ पे low concentration है, low concentration of solute to high concentration of solute, ये आपका ऑस्मोसिस है। तो वाटर आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जाएगा और गैसेज एक्सचेंज किस तरीके से होगा बेटा? आपका डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं। अच्छा, सेलेक्टिवली का मतलब क्या होता है? जो स्पेसिफिक यानी सेलेक्टेड पार्टिकल को ही आने दें, स्पेसिफिक, अरे ये लो राइट कर देते हैं, स्पेसिफिक पार्टिकल। परमिएबल वर्ड कहाँ से बना है? परमिएबल का मतलब होता है बेटा परमिशन देना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट अलाउज सर्टेन solute and solvent molecules to enter in and go out ऑफ द सेल में से आने जाने के लिए कुछ स्पेसिफिक पार्टिकल को ही अलाउ करेगा, अदर पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। इसलिए इसे बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन, 1 मार्क्स में पूछ लेता है क्वेश्चन। चलिए अच्छा, ये क्वेश्चन आपका मैंने आपको जब नोट्स बताए थे तो नोट्स में भी आपको बताया था। इस क्वेश्चन को मैं दोनों को एक साथ करवा रहा हूँ। इसमें है फिल द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल, डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस बताना था आपको, तो मैंने ये क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं दिया है ताकि मैं सारे एक ही बात करा सकूँ, ठीक है। ये NCERT बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका,
हाउ इज़ द प्रोकैरियोटिक डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट हम डिफरेंस कर लेंगे इसका, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं। तो प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है फॉल्स, एंड क्रियोन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी इट हैज़ फॉल्स न्यूक्लियस। अच्छा, फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब ऐसा नहीं है कि नकली न्यूक्लियस होगा, मतलब इसका मतलब कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा इसमें। यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पर होगा यू का मतलब होता है ट्रू, सो इट हैज़ ट्रू न्यूक्लियस या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा आपका। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट में हम बताएंगे इसका साइज़ कैसा है। तो साइज़ में बेटा यह रहेगा इसका 1 to 5 माइक्रोमीटर, और इधर रहेगा बेटा 5 to 100 माइक्रोमीटर। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज की बात करते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज इसके अंदर प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होगा। सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट। इधर अगर बात करते हैं तो ये ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होगी, मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब जितने भी ऑर्गेनेलिज होंगे इसमें वो मेम्ब्रेन होगी, राइट। क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो क्रोमोसोम्स में इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम्स होता है, इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होता है, मोर देन 1 क्रोमोसोम्स। अच्छा, ऑर्गेनेलिज कौन कौन से प्रेजेंट और एब्सेंट होते हैं इसमें देखते हैं। अगर तो यहाँ बात करते हैं हम इसमें प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक में ये आपका जो ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या बनाता है? तो गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज़, और गोल्जी बॉडीज़ क्या बनाता है? लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स। ये सब इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, वाइल जो ER होता है, गोल्जी बॉडीज़ होता है, लाइजोसोम्स होता है, मेम्ब्रेन होती है, वो इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट है, और मिनिमम 5 पॉइंट तो आपको आने ही चाहिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैन यू नेम द ऑर्गेनेलिज विच वी हैव स्टडीड दैट कंटेन इट्स ऑन जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल की जब भी बात करते हैं तो बेटा 2 हमारे ऑर्गेनेलिज हैं। फर्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रियन जीन्स, एंड दूसरा होता है बेटा प्लास्टिड, जिसको बोल देते हैं प्लास्टिड जीन्स। शॉर्ट क्वेश्चन था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल का मतलब जितने भी सेल के अंदर जितने भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनेलिज, इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल एंड द केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन। अगर किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो फिजिकल रीजन हो चाहे वो केमिकल रीजन हो, उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल डिस्टर्ब हो जाता है, तो क्या होगा? तो बेटा एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं होम्योस्टैसिस। होमोस्टैसिस का मतलब होता है केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन को मेंटेन करना, राइट। अगर सेल का ऑर्गेनाइजेशन ही डिस्टर्ब हो गया किसी भी रीजन की वजह से, तो क्या होगा? ये जो होमोस्टैसिस है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। सो सिंपल आंसर है, इफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज डिस्ट्रॉयड, if organization of cell is destroyed, then cell would not able to maintain homeostasis, hence no function can be performed विद इन सेल। तो सेल के अंदर कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगी? जब केमिकल कंपोजिशन ही मेंटेन नहीं हो पा रहा तो सारे सेल ऑर्गेनेलिज कैसे काम करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या इसका इन्फ्लुएंस क्या रहेगा कि सेल फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइजोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। तो लाइजोसोम को सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? अच्छा, इसमें लाइजो का मतलब क्या होता है? लाइजो का मतलब होता है डिसोल्व करना, और सोम्स का मतलब होता है बॉडीज।
यानी बॉडीज को डिसोल्व करना। अरे ये कोई तेजाब है क्या? नहीं भाई, लाइजोसोम्स का मतलब होता है कि जो जितने भी सेलुलर पार्ट्स होते हैं, जो भी वेस्ट पार्ट होते हैं, बोन आउट या डिस्पोज ऑफ पार्ट होते हैं, उनको इट कर लेता है। सो व्हाई लाइजोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग? इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग बिकॉज इट disposed of worn out and dead cells, pathogens like आपके पैथोजेंस आगे बैक्टीरिया वायरस एंड फूड पार्टिकल टू। तो हमारी बॉडी में जितने भी फूड पार्टिकल आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेडर्स, अच्छा इनके लिए एक वर्ड आता है, जो पैथोजेंस आते हैं इनको बोल देते हैं फॉरेन इन्वेडर्स। फॉरेन इन्वेडर्स का मतलब होता है जो आउटसाइड के पार्टिकल है, जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। तो फॉरेन इन्वेडर्स हो गए, डेब्रिस हो गई, इंजरीज के अंदर जो पल्प बन गया, उन सबको डिस्पोज ऑफ करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। अच्छा, एक इसके बारे में मैंने एक पॉइंट और बताया था, ड्यूरिंग स्टारवेशन, जब भूखमरी आती है, इट डाइजेस्ट इट्स ओन सेल। ड्यूरिंग स्टारवेशन के टाइम पे अपने ही सेल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है, यानी अपने ही सेलुलर पार्ट को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए इसे बोलते हैं सुसाइडल बैग। सुसाइड, साइड का मतलब होता है किल करना, स्यू का मतलब होता है सेल्फ, यानी अपने आप को किल करना। तो अपने आप को किल कैसे करेगा? ये अपने आप को किल ऐसे करता है जब स्टारवेशन पे नहीं मिलती है, सो ये मटेरियल जब इसे नहीं मिलता है तो अपने ही सेल्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। और ये कैसे करता है? इसका मेन रीज़न है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक्स एंजाइम्स। These hydrolytic enzymes help in digestion of these worn out dead cells, pathogens, foreign invaders and food particles। इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इनके मेनली रोल प्ले करता है, हाइड्रोलिटिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। वेयर आर द प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल? एक बार अगर ध्यान से सोचेंगे, प्रोटीन कहाँ बनता है? तो भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपने देखा था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक पार्ट था RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या प्रोटीन यहीं पे बनता है? नहीं सर, यहाँ पे नहीं बनता है। इसके अंदर ये रफ क्यों होता है? रीजन बताना है सबसे पहले। ये रफ होता है बेटा जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ओवर द सरफेस, एंड these ribosomes are mainly responsible of synthesize the protein, and that is why ribosomes are called protein factory, right? इसे प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में आपसे एनसीईआरटी में या एग्जामिनर डेफिनेटली ये पूछता है। मतलब 4-5 क्वेश्चन है, ये तो पूछेगा ही पूछेगा। प्लास्टिड के ऊपर राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोलते हैं, ठीक है? किचन ऑफ द सेल प्लास्टिड को भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को आप का पावर ऑफ सेल बोलते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल में मिल जाएंगे आपको, ये जरूर पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाना है, शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप बात करते हैं हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज की। ये हमारे सारे के सारे ब्लूप्रिंट क्वेश्चन थे, ठीक है? और ब्लूप्रिंट में मतलब एनसीईआरटी इन बिटवीन एक्सरसाइज आ गए हैं, ठीक है? इन बिटवीन क्वेश्चन आ गए हैं। चलो बैक एक्सरसाइज में देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पुट करता है ये। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। मेक ए कंपैरिजन एंड राइट डाउन द वेज इन विच द प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल। बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है? डिफरेंट देख लेते हैं क्या क्या पूछेगा। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। चलिए, अच्छा प्लांट सेल की अगर बात करते हैं, सबसे पहले इसमें सबसे जो मेजरली डिफरेंस होता है वो होता है सेल वॉल का। तो इट हैज़ सेल वॉल, इट डू नॉट हैव सेल वॉल। सेल वॉल दूसरा डिफरेंस की बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि उसको एनिमल से डिफर बनाता है कि भाई वो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स नहीं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है? मतलब अपना फूड सेल्फ बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं वो? उसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है ना? क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बनाया था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है? तो वो किसका काम करता है बेटा? किचन ऑफ द सेल का। तो यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ प्लांट्स ही हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ प्लास्टिड। तो प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है
एंड यहाँ पर प्लास्टिड एब्सेंट होता है, राइट। अच्छा, थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो जो प्लांट्स होती है दे हैव एक्सटेंसिव ग्रोथ, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, बट एनिमल हैव फिक्स ग्रोथ। वैक्यूल की बात कर लेते हैं, वैक्यूल्स की। तो वैक्यूल्स आपका स्टोरेज हाउस होता है, ठीक है। तो प्लांट्स में बिग वैक्यूल होता है एंड दे हैव स्मॉल बट मोर नंबर ऑफ वैक्यूल, मोर नंबर ऑफ वैक्यूल। जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो हमारे जो जीन्स हैं या क्रोमोसोम्स हैं या सेंट्रोमियर, ये बेटा एब्सेंट होते हैं प्लांट्स में बट प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स में, ठीक है। और राइबोसोम्स की बात करते हैं तो राइबोसोम्स बेटा यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं होंगे। अरे यहाँ पे 5th पॉइंट आएगा, या गया 6th पॉइंट, एब्सेंट होंगे राइबोसोम्स। आई थिंक इतने पॉइंट आपके लिए सफिशिएंट होंगे। मेनली इसमें बेटा सेल वॉल रहेगा, आपका प्लास्टिड रहेगा, ग्रोथ होगा, वैक्यूल होगा, सेंट्रोमियर होगा। ये मेनली मेजर पॉइंट्स है कि किस वजह से एक प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफर होता है, तो ये मेजर रीजंस हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन हम मेनली इन पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। अच्छा, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्ड और द ब्रेक डाउन। रप्चर्ड का मतलब होता है टूट जाना, फट जाना, ब्रेक हो जाना। तो जैसे हमने एक पीछे बात किया था क्वेश्चन में कि जो होम्योस्टैसिस क्या होता है, मतलब अगर फिजिकल और केमिकल किसी भी रीज़न की वजह से सेल का ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, तो बेटा होमोस्टैसिस डिस्टर्ब हो जाता है। तो सेम एज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कुछ ही पार्टिकल्स को अलाउ करती है आने जाने के लिए, यानी इन एंड आउट के लिए, ठीक है। अगर वो डिस्टर्ब हो गई यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही ना हो तो क्या होगा, तो कोई भी मटेरियल अंदर आएगा या कोई भी मटेरियल बाहर जा सकता है, ठीक है, यानी एक प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाएगा। दैट इज द रीजन। तो इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ruptured or break down, then homeostasis cannot be maintained। होमोस्टैसिस का मैंने आपको बताया था, मतलब इंटरनल केमिकल कंपोजिशन। और जब इंटरनल केमिकल कंपोजिशन डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा बेटा, सेल फंक्शन नहीं कर पाएगा, हेंस cell cannot perform its function। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ द सेल इफ देयर इज नो गोल्जी अपरेटस। अच्छा, सबसे पहले सोचने की बात है कि गोल्जी बॉडीज बनते कहाँ से हैं। गोल्जी अपरेटस हमारे बने थे ER से, ER से गोल्जी बॉडीज बने। और गोल्जी बॉडीज मेनली किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, पहले गोल्जी बॉडीज़ के भी बारे में थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन अगर ये 2 मार्क्स में दे दिया, 2 मार्क्स में दे दिया, तो आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए भी ये क्या है। सो दीज आर सैक लाइक फ्लैटन स्ट्रक्चर, फ्लैटन डिस्क स्ट्रक्चर कह लीजिए, डिस्क स्ट्रक्चर हैविंग 2 पोल्स। अब इसके 2 पोल्स है, कौन कौन से पोल्स है, एक बेटा था सिस फेस और दूसरा बेटा ट्रांस फेस। अच्छा, सिस फेस को हम बोल देते हैं रिसीविंग एंड या रिसीविंग पोल, एंड इसको बोल देते हैं बेटा शिपिंग पोल। इनका मेनली वर्किंग क्या होता है, ये सेल के अंदर मटेरियल्स को वेसल्स के थ्रू रिसीव करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, देन उसको क्या करते हैं, शिप कर देते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट कर देते हैं टू द अदर पार्ट ऑफ द सेल्स, राइट। और इनका मेनली जो फंक्शन होता है वो सिंथेसाइज करना होता है। सिंथेसाइज करते हैं बेटा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड लाइजोसोम्स। अगर ये गोल्जी अपरेटस से नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, ये सारे फंक्शन भी नहीं परफॉर्म हो पाएंगे। मीन्स देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड लाइजोसोम। और अगर लाइजोसोम्स नहीं होगा तो क्या होगा, फूड कैन नॉट डाइजेस्ट, या फॉरेन इन्वेडर्स कैन हार्म द बॉडी।
foreign invaders harm the body। मतलब आपको टॉपिक को मेनली लिंक करना है कि भाई ये चीज़ क्या होती है, कहाँ से बनती है और किस चीज़ को ये सिंथेसाइज करता है। जब आपको इतना पता लग गया ना तो आपको सारा आंसर लर्न करने की तो नीड ही नहीं होगी, सारा का सारा आंसर आपको वहाँ से पता लग जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछ लेता है, 2 मार्क्स में भी पूछ लेता है, ठीक है। विच ऑर्गेनली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई। किस ऑर्गेनली को पावर हाउस बोलते हैं? सो माइटोकॉन्ड्रिया is called पावर हाउस ऑफ द सेल। अच्छा, पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितना हमारी बॉडी में जो भी फूड का ऑक्सीडेशन होता है और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है वो कहाँ होता है, ठीक है, वो यहीं पर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज आउट ऑफ 40 ATP 30 ATP is formed in it in form of ATP, जिसे हम बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये ATP बनते कैसे हैं? बेटे ये ATP बनते हैं आपके फूड के ऑक्सीडेशन से, फूड के ऑक्सीडेशन से। फूड ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या रिलीज करेगा? CO2 और वाटर। बट जितना भी इसमें मेनली काम क्या होगा? मेनली काम बेटा है इसमें जब फूड का ऑक्सीडेशन के बाद जितना भी एनर्जी बनेगा, मतलब हमारी बॉडी के लिए 40 ATP चाहिए होते हैं और उसमें से कंप्लीट 38 ATP माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहे हैं, ठीक है। तो यानी जितनी भी एनर्जी हमारी बॉडीज को मिल रही है, हमारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स को मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है? वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही है। तो इसलिए इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अच्छा क्वेश्चन है। Where do the lipids and the protein constitute the cell membrane get synthesized? ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आपको अपने आप करना है, ठीक है। मैंने आपको पूरा नोट्स में बताया था कि लिपिड्स और प्रोटीन कहाँ बनते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन मैं सोचता हूँ आपको खुद करना चाहिए सेल्फ। मैंने आपको नोट्स से बताया था। लास्ट में कमेंट करेंगे कि आपको ये आंसर पता लगा कि नहीं, अदरवाइज ये आंसर मैं आपको टेक्स्ट करूँगा। बट मैं चाहता हूँ कि पहले इस क्वेश्चन को खुद करें आप। Where do lipids and protein constituents the cell membrane get synthesized? कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं? तो मैंने सेलुलोज के बारे में, लिपिड्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ अमीबा के बारे में। मैं चाहता हूँ कि अमीबा के क्वेश्चन भी आप खुद करें, क्योंकि इस पार्ट को मैं पूरा डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। तो अमीबा बेटा यूनिसेलुलर है, एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डोंट हैव एनी स्पेसिफिक ऑर्गन, specific organ to perform particular function। कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं बेटा? इसमें फंक्शन हो सकते हैं बेटा आपका न्यूट्रिशन का, एजिमिलेशन का, एक्सक्रीशन का। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है कि ये सारा काम करेगा। इट्स बॉडी इटसेल्फ डू दिस होल फंक्शन। और वो कैसे करते हैं? तो मैंने आपको 2 प्रोसेस बताए थे। वन इज पिनोसाइटोसिस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग। सो बाय द प्रोसेस ऑफ द पिनोसाइटोसिस द अमीबा, द मेम्ब्रेन ऑफ द अमीबा ingest liquid into the cells by making the deepen structure that is called caviola, and there is another process that is called phagocytosis. Now what is the phagocytosis? Cytosis means cell के द्वारा, so it is also known as cell eating. So it is membrane due by the process of phagocytosis engulf food, and this food sent into the temporary stomach, और उस temporary stomach का नाम होता है बेटा फूड वैक्यूल। यहाँ पे फूड का डाइजेशन होगा, एनर्जी का रिलीज होगा, और वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी साइटोप्लाज्म में। अच्छा, एनर्जी तो रिलीज होगी साइटोप्लाज्म में। अब ये जो अमीबा है जिसने एनर्जी रिलीज कर ली है, ये टेम्परेरी स्टमक है इसका, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं वैक्यूल। अब होगा क्या? जब इसमें एनर्जी रिलीज होगी तो वेस्ट कैसे सिक्रीट होगा? ये एक्सक्रीट कैसे होगा?
तो ये बेटा यहाँ से इस मेम्ब्रेन को ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वेस्ट को रिलीज कर देगा। अब इसमें कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा हो गई है, इनसाइड द बॉडी यानी अमीबा के अंदर, तो वो क्या करेगा, डिफ्यूजन प्रोसेस से उसको एक्सक्रीट कर देगा। चलिए ऑस्मोसिस क्या होता है बेटा, ऑस्मोसिस भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसको कोशिश करना खुद। इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ या ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या सोलवेंट मॉलिक्यूल्स, solvent through a semi permeable membrane अच्छा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कहां है, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। चलिए अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब पूरा डिटेल अगर देखना है तो पार्ट 2 देख लेना, इसका डिटेल इसकी पार्ट 2 वीडियो में मिल जाएगी आपको। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका कि उन्होंने क्या किया, एक ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, 4 पील पोटैटोस लिया, हाफ लिया और उनको स्कूज कर लिया। स्कूज समझते हो, जैसे आइसक्रीम का जो स्कूज होता है ना, मतलब कटोरा सा बना लिया बाउल का, मतलब पोटैटो को कट करा और उसके बीच में से पोटैटो निकाल लिया, तो एक छोटा सा बाउल बन गया। And to make the potato cups, one of these potato cups should be made from the boiled potato, and each potato cup into the cup into the tough containing water. Now करना क्या क्या है, ए को एम्प्टी करना है, मतलब खाली बाउल है, मतलब एक तरीके का बाउल बन चुका है। दूसरा, put a teaspoon sugar into the cup B and teaspoon of salt in the C में आपने शुगर डाला है, सी में आपने सोल्ट डाला है। एंड पुट 1 टीस्पून ऑफ शुगर इन द बॉइल्ड पोटैटो डी। अच्छा ये तीनों पोटैटो बॉइल्ड नहीं है, ये बॉइल्ड नहीं है, सिर्फ डी को बॉइल्ड किया हुआ है। अच्छा वो कहता है इसको 2 आवर्स के लिए रखा है एंड देखते हैं पोटैटो में क्या ऑब्जर्वेशन होती है। तो पहला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन व्हाई द वाटर गैदर्ड इन द होलो पोर्शन ऑफ बी एंड सी। बी और सी में क्यों हुआ, बी और सी कौन सा था, बी वाला कप वो है जिसके अंदर हमने 1 टीस्पून शुगर डाला है, और सी है बेटा जिसके अंदर हमने सोल्ट डाला है। तो यहाँ पे जो सोल्ट है एंड जो शुगर है, इनका जो सोल्यूशन है ये बेटा एक तरीके का आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन गया है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। सो क्या होगा, सो वाटर गेट कलेक्टेड इनटू बाउल बाय द प्रोसेस ऑफ। अच्छा यहाँ पे मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, आप आपको देखते हैं कमेंट में कौन कौन देगा। इसमें एक वर्ड आएगा बेटा एक्सोस्मोसिस और एक आएगा बेटा एंडोस्मोसिस। 2 प्रोसेस होंगे, ठीक है। एक्सो का मतलब एक्सिट होना, एंडो का मतलब खत्म हो चुका रिक्वायरमेंट होना। अब कौन सा ऐसा प्रोसेस है हाइपोटोनिक सोल्यूशन का जिसकी वजह से वाटर उस बाउल्स के अंदर कलेक्ट हो जाएगा, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ बेटा। तो ये चाहता हूँ मैं कि इसको आप कमेंट करेंगे, जिन जिन बच्चों को पता होगा ये कमेंट, जिन्होंने वीडियो देखी वो डेफिनेटली आंसर बता देंगे। वाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर द एक्सपेरिमेंट, हमने पोटैटो ओ को क्यों लिया है बेटे, पोटैटो ए हमारा एम्प्टी था, तो एम्प्टी पोटैटो को हमने क्या लिया, टू कंपेयर the characteristics or you can say changes during एक्सपेरिमेंट में जो भी चेंजेस हुआ उनको कंपेयर करने के लिए हमने खाली ए को लिया है, खाली एक कैटेगरी जिसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। अच्छा अभी आ गया एक्सप्लेन व्हाई डज वाटर डज नॉट गैदर इनटू द होलो पोर्शन ऑफ ए एंड डी। जो हमारा ए वाला था जिसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल था, और डी वाला कौन सा था बेटा, बॉइल्ड पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो। अच्छा मैं आपको बता दूं तो जो हमारा ए वाला था तो इसके अंदर हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अचीव नहीं हो पाई थी। तो हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन नहीं आ पाई थी, इसकी वजह से जो ए वाला है इसके अंदर वाटर कलेक्ट नहीं हुआ। अच्छा डी वाले की बात करते हैं जिसको बॉइल्ड पोटैटो है। तो बॉइल्ड पोटैटो में क्या हुआ, इसकी जो बेटा सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन
गॉट डाई। अच्छा सेल मेम्ब्रेन ये डाई होगी तो क्या होगा, उसके अंदर से कोई एक स्पेसिफिक परमिएबल मेम्ब्रेन तो नहीं रही, तो क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर भी नहीं होगा, सारा एक मिक्स हो चुका है। तो इसका रीजन रहेगा कि जो बॉइल्ड पोटैटो है उसकी सेल मेम्ब्रेन डाई हो चुकी थी, और पोटैटो जो ए था जो खाली एक सिंपल था उसके अंदर हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अचीव नहीं हो पाई, यानी देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट, तो ऐसा कुछ भी अचीव नहीं हो पाया, तो ये इसका रीजन रहेगा। ठीक है, अच्छा मैं वेट करूंगा कमेंट की कि ये पोटैटो जो ए वाला एक्सपेरिमेंट है इसमें कौन सा है। कमेंट वही करना जिसको टॉपिक समझ आ गया, जिसने वीडियो देखी है, मतलब आपका पूरा चैप्टर 1 अब कंप्लीट हो चुका है, नोट्स के साथ साथ सारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आप जिसको आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ बेटा आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बेटा मिलते हैं ब्रेक के बाद आपकी नेक्स्ट वीडियो में, और जो रहने वाली है फिजिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब सारा पोर्शन आपको नोट्स में से मिल जाएगा, कुछ भी बाहर से करने की नहीं है, सारा एनसीईआरटी वहीं से कंप्लीट हो जाएगा आपका। सो मिलते हैं बेटा ब्रेक के बाद, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।